नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक चल रही है और वहां जो सबसे अहम मुद्दा है वो किस तरह से 2017 यूपी को अपने कब्जे में किया जाए, यूपी में कैसे। लेकिन यहां 2 चीज देखिए, टारगेट 262। आज कार्यकारिणी की बैठक जरूर हो रही है, लेकिन इससे पहले ही अमित शाह ने बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि हमें लक्ष्य 265 को ध्यान में रखना है और उसके लिए बहुत सारे दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। साथ ही साथ कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कमान इस बार सौंप दी है गुलाम नबी आजाद के हाथों में। लेकिन क्या कांग्रेस का किसी के साथ गठबंधन होगा? क्या कांग्रेस अकेली उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ पाएगी या लड़ेगी? और बीजेपी कैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला करेगी? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी बीजेपी? क्या यह बहुत आसान है, मुश्किल है? और इसके लिए क्या करेगी? क्या संगम नगरी से निकलेगा सत्ता का रास्ता? क्या आज और कल 2 दिन में कुछ तय हो पाएगा? क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय हो पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में चल पाएगा नरेंद्र मोदी का जादू, जो आप कह सकते हैं असम में चला लेकिन बिहार में नहीं चला, दिल्ली में नहीं चला? तो उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्या इन 2 दिनों में आज और कल यह फैसला हो पाएगा या परिवर्तन रैली में उसका ऐलान होगा? मुलायम सिंह यादव, मायावती के मुकाबले बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या इतना बड़ा चेहरा जो मुलायम और माया को टक्कर दे सके बीजेपी के पास है? क्योंकि अभी खबर इस तरह भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि राजनाथ सिंह इस बार उत्तर प्रदेश का चेहरा बनना नहीं चाहते। खबर यह भी आ रही है कि किसी सांसद को कमान सौंपी जाएगी, लेकिन क्या वो सांसद उस कद का होगा? हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे राजनीतिक दलों के मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो चल रही है, क्या उससे कोई रास्ता निकलेगा? वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद शशि जी। हमारे साथ मुंबई से बीजेपी की नेता शायना एनसी जुड़ चुकी हैं। धन्यवाद शायना जी। हमारे साथ रीटा बहुगुणा जोशी जी हैं और धन्यवाद रीटा जी। नावेद सिद्दीकी जी समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत धन्यवाद नावेद साहब आपका भी। तो हम देखेंगे सत्ता का कोई रास्ता क्या निकाल पाने में संभव हो पाती है? क्या कोई एक ऐसा रोड मैप बीजेपी दे पाती है कि यूपी 265 का जो टारगेट अमित शाह ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को दिया है उसमें वो कामयाब हो पाए? संगम किनारे मंथन हो रहा है। धर्म और संस्कृति के शहर से पूरे सूबे की भावी सियासी रणनीति तय की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक का अभिन्न हिस्सा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से इलाहाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार बनाने जा रही है। 2017 में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन क्या 6 से 7 चेहरे हैं बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी 265 से अधिक सीटें जीतने जा रही है और सपा बसपा मुक्त कराने जा रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद की कार्यकारिणी में पार्टी सभी सांसदों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेगी। सरकार के 2 साल के कामकाज और उपलब्धियों पर प्रस्ताव पेश होगा और अखिलेश सरकार में यूपी में बढ़े गुंडा राज पर बीजेपी का निशाना होगा। बैठक के बाद पार्टी उत्तर प्रदेश में आंतरिक सर्वे कराएगी, जिसमें मुख्यमंत्री के दावेदारों का नाम शामिल किया जाएगा। 6 नामों को सर्वे में शामिल किया जाएगा। बीजेपी इस बात की कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कोई सांसद हो। अक्टूबर या नवंबर तक सीएम उम्मीदवार का चेहरा सामने लाया जा सकता है। उम्मीदवार ब्राह्मण, राजपूत या फिर पिछड़ी जाति का होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी है। अगर वो खुद सीएम उम्मीदवार के लिए दिलचस्पी दिखाएंगे तो पार्टी उन्हें सिर आंखों पर बिठाएगी। चर्चा किस पर हो रही है उसका अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व पर है, और राष्ट्रीय नेतृत्व किन की चर्चा कर रहा है वो विषय सार्वजनिक नहीं है। इसलिए चर्चा करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का और निर्णय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का। उचित समय पर निर्णय किया जाएगा। इलाहाबाद में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में
नरेंद्र मोदी की पूर्ण मौजूदगी इस बात का सबूत है कि पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव कितना मायने रखते हैं। लोकसभा चुनाव में 80 में से 73 सीटें जीतने वाले बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है, जहां से अगले लोकसभा का रास्ता भी खुलता दिख रहा है। पार्टी को लग रहा है कि यूपी में 14 साल के वनवास को खत्म करने का यही मौका है। इलाहाबाद से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो सबसे ज्यादा नजर है वो यही कि क्या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का चेहरा यहां से निकलेगा, क्या उसका ऐलान होगा, और परिवर्तन का जो नारा दिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो परिवर्तन क्या उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे। हमारे साथ शशि शेखर जी तो स्टूडियोज में मौजूद हैं ही, लेकिन तीनों नेता हम आपसे मिलवा चुके हैं इन्हें। शशि जी, हम चलें, चर्चा को आगे बढ़ाएं, तीनों से बात करें। उससे पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल, माया मुलायम के साथ क्या बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा है जो वो उतार सके? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी और मंथन करना है, क्योंकि 3-4 दिनों से कुछ खबरें हवा में उड़ रही थी। 2 दिन पहले अचानक कुछ आया कि राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी जाएगी, फिर उसे थोड़ा सा संशोधित किया गया कि वो जिम्मेदारी नहीं होगी लेकिन वो चुनाव कमेटी की जिम्मेदारी उठाएंगे, प्रचार कमेटी की। अब ये बात हो रही है कि किसी सांसद को मौका देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मंथन करना है इस मुद्दे पर। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि इसी संगम तट से किसी नाम की घोषणा हो जाए, ताकि उस व्यक्ति को समय मिले उत्तर प्रदेश पे आगे बढ़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है, और इस समय अमित शाह वहाँ भाषण कर रहे हैं जी, उस भाषण में उन्होंने बहुत साफ तौर पे 3 तरह की लाइंस खींच दी हैं। एक, उन्होंने कहा है कि नए तरीके से सोचें। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है पार्टी एक रहे। शायद उनका इशारा उस पोस्टर युद्ध की ओर है जो इलाहाबाद में लड़ा जा रहा है। नहीं, सिर्फ मुरली मनोहर जोशी नहीं, और भी नाम है, लेकिन वो पोस्टर युद्ध लोग देख रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि दूसरी पार्टियों को एक्सपोज करें। तो जो उन्होंने असम में किया, जो उन्होंने लोकसभा चुनावों में किया, मुझे लगता है कि वो एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ यहाँ उतरेंगे। लेकिन अच्छा होता कि वो किसी चेहरे को अभी से मौका देते, ताकि उसके पास समय होता चीज़ों को बिल्ड करने के लिए, जैसा असम में सोनोवाल को टाइम मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शाइना जी या शशि जी का यही सवाल सीधे आपके लिए, बहुत अच्छा होता क्या, और क्यों ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्यों आखिर आप 265 का लक्ष्य भी दे देते हैं, आप विपक्ष को एक्सपोज करने की बात भी कहते हैं, आप परिवर्तन की बात कहते हैं, जन जन तक, घर घर तक पहुंचने की बात करते हैं, तो चेहरे का नाम देने में, चेहरा देने में ये हिचकिचाहट शाइना जी क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मिशन 265 कोई इम्पॉसिबल मिशन नहीं है। जहाँ 14 वर्ष में आपने देखा है कि जो गुंडा राज और जो भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी की सबके सामने स्पष्ट हुई है, कहीं आप देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके एक प्रश्न चिन्ह, तो कहीं कोई बेरोजगार को लेके बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह, या फिर जो भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए हैं उनके प्रति भी जनता में जो आक्रोश है, उससे एक चीज स्पष्ट है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग एक स्थिर सरकार चाहते हैं, एक नेतृत्वशील सरकार चाहते हैं और एक प्रगतिशील सरकार। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज इलाहाबाद में कहा है कि आपको ये उजागर करना है कि हमने 2 वर्ष में क्या काम किया है, इसके साथ साथ विपक्ष की जो नाकामयाबी है योजनाएं को लेकर आम जनता तक पहुंचने के लिए, मैं मानती हूं कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। शशि जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि देखिए, सोनोवाल को आपने असम में काफी पहले अपना चेहरा घोषित कर दिया और नतीजा आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? नहीं, वो नतीजा आप जैसे चाहें, ये कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि आपने कहा कि नाम ऐलान कीजिए और नाम ऐलान होता है। एक प्रोसीजर है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, केंद्र नेतृत्व के साथ प्रदेश के जो पदाधिकारी है, सबके साथ ठीक है। अच्छा, आप ये मानती हैं कि नाम की घोषणा होनी चाहिए, कोई होना चाहिए? नहीं उठा सकते। ठीक है, ठीक है, रणनीति नहीं, ठीक है, लेकिन क्या आप मानती हैं, आपकी दृष्टि में शाइना जी, आपको लगता है कि हाँ, कोई नाम होना चाहिए जिससे आपको फायदा मिल सकता है? जी,
रीटा जी, सईद जी, आप ये विश्लेषण कीजिए, आप पत्रकार हो, हमें जो करना है हम सोच अरे समझ हम के तो- जनता के हित में करेंगे। हम तो आपकी और राय हम मांग रहे हैं, सर्वे के शायना जी। साथ जनता जो चाहती है जी। उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। वो जनता जो चाहती है, जिस दृष्टि से हमें सर्वे करने की आवश्यकता है, हम करेंगे। और हर एक राजनीतिक दल का एक हक बनता है कि हम हमारे रूपरेखा के अनुसार और हमारी रणनीति के अनुसार चलें, और हम उस दिशा में जरूर चलेंगे। शशि जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे रीटा जी से? जी जी, रीटा जी, गुलाम नबी आज़ाद अब प्रभारी आपके, आपको लगता है कि जो आपकी बरसों से ये कोशिश है कि आप उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई ताकत को, अपनी खोई हुई ज़मीन को पा सकें, कैसे ये संभव हो पाएगा इस बार? नहीं, गुलाम नबी जी कई बार यहाँ के प्रभारी रह चुके हैं, वो चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे उम्मीद भी है कि उनके आने के बाद वो सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं। और ऐसे वक्त पे इतने सीनियर और अनुभवी नेता को हमारा इंचार्ज बनाना मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत ही श्रेयकर होगा। जी, मेरा एक सवाल आपसे ये था गुलाम नबी जी, जहाँ तक आपने बात करी, रीता जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये था कि गुलाम नबी जी पहले भी रह चुके हैं, पहले भी परिणाम आपके और सबके सामने हैं। कांग्रेस क्या इस समय भी जैसे बिहार में हुआ या अन्य जगहों पर हो रहा है कि किसी के साथ मिलकर बी टीम के तौर पर लड़ना चाहेगी, या आप इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आपको लगता है कि आप खुद लड़ सकेंगे? देखिए, ये फैसले गठबंधन हो कि ना हो, इस पर अभी हम लोग अपना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस इस बात पर है कि हमारी सारी सीटों पर हमारी सूचियां बन जाएं, हमारे पैनल्स बन जाएं, और जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो सकता है उनको हम चिन्हित कर लें। और वो कार्य करीब करीब हमारा पूरा हो गया है। और इस समय हम लोगों का कैंपेन क्या होगा, कैंपेन के मुद्दे क्या होंगे, हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा, यूपी का क्या परिस्थितियां रही और आज क्या है, जब कांग्रेस थी तब क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। कंजक्टिव गवर्नमेंट्स आई हैं, 2 बार तो 3 बार बीएसपी और ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना चुके। मायावती तो आंकड़ों के साथ पूरे क्षेत्रीय मैनिफेस्टो, कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों की पूरी एनर्जी लगी हुई है। तो मैं ये समझ रही हूँ, आइडेंटिफिकेशन और वर्कर्स, बूथ का मैनेजमेंट, हम लोग इस पर इस समय 2 महीने लगातार फोकस कर चुके हैं, अगले 2 महीने तक इस पे फोकस करेंगे। अब नवेद सिद्दीकी जी, रीटा जी, एक नवेद जी से एक रिएक्शन ले लें, हम जरूर आएंगे आपके पास दोबारा। हाई कमांड, ठीक है, वो शायना जी भी वही बात कर रही हैं, आप भी वही कह रही हैं। नवेद जी, एंटी इनकम्बेंसी, अपनी सरकार पर लगातार कानून व्यवस्था के फेल होने के आरोप, दंगे फसाद, और इस बार बीजेपी का जबरदस्त जोर उत्तर प्रदेश पर, आपको लगता है कि मायावती, बीजेपी, कांग्रेस सबसे आप निपट के दोबारा उत्तर प्रदेश में आ पाएंगे? सईद भाई, ऐसा है कि जो जोश और खरोश की बात आप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की है, वो उनकी कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है वो उनका निजी मामला है, तो उस पर हमें बोलने का कोई हक नहीं है। चलिए, अच्छा है, करें। 265 क्या, वो बल्कि 270, 280, बल्कि 400 पूरी सोच लें, तो ख्वाब देखना कोई बुरा नहीं है। और ख्वाब दिखाने वाले ही लोग हैं, इन्होंने ख्वाब ही दिखाए थे, अच्छे दिन के ख्वाब दिखाए थे। नावेद साहब, सवाल का सीधा जवाब दें, क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपके ऊपर तमाम तरह की तोहमतें हैं, खासकर जैसे अभी मुजफ्फरनगर को लेकर इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है। तो अगर आप स्पेसिफिक जवाब देंगे तो बेहतर होगा। मैं स्पेसिफिकली जवाब देता हूं। देखिए, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो विरोधियों का काम है इल्ज़ाम लगाना, और हमारा काम है विकास करना, जो हम विकास का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, और इस प्रदेश के सबसे बासलाहियत, बासलीका, बावकार वज़ीर आला जनाब अखिलेश यादव साहब, जो उन्होंने काम अपने 5 साल के वादे मैनिफेस्टो में पूरे किए थे, वो उन्होंने 3.5-4 साल में पूरे कर दिए, अंजाम दे दिया है, और अब प्लस में चल रहे हैं। तो जो तमिलनाडु में हुआ, जो वेस्ट बंगाल में हुआ, वही उत्तर प्रदेश में होगा। हमें भरोसा है, लोकतंत्र है, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। सईद अंसारी साहब, नहीं, जनता ही तो कह रही है, जनता ही तो नावेद साहब की बात कह रही है। नहीं, विपक्ष के अलावा क्या विपक्षी कह रहे हैं,
ये विपक्षी कह रहे हैं, ये विपक्षी मीडिया के थ्रू कहलवा रहे हैं, ये हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। और ये देखिए, मुल्क को बांटने की कोशिश फ़िरका परस्त ताकतें हैं। देखिए, फ़िरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए हम लोग आगे हैं और हम लोग ये चाहेंगे कि सेक्युलर देश रहे, इस यहाँ पे कम्युनल जो है ना हो कोई, तो कम्युनल फोर्सेस को भी हम लोग जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे 2017 में। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग एक ट्रैक पे अपना अभी चल रहे अभी हैं, अच्छे नवेद एथलीट साहब की आप तरह। सुरक्षित नहीं रख पाए अपने उत्तर प्रदेश को। अभी विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग जो हैं वो कोई कहीं डरा हुआ है, कोई कहीं डरा हुआ है, कोई कहीं से पलायन कर रहा है, कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं। लगातार ऐसे लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं, धार्मिक बयान नवेद साहब, जिससे डर लगता है। उत्तर प्रदेश के लोग तो डरे हुए हैं, हम सब बाहर बैठ के भी डरते हैं। आप सुनिए, खैर नहीं, हम आएंगे दोबारा आएंगे आपके पास, यहाँ हमें रुकना होगा कुछ देर के लिए। जरूर नवेद साहब, क्षमा आपसे, जरूर आपको पूरा मौका दिया जाएगा। हम तुरंत होते हैं हाजिर। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी अपना लक्ष्य 265 हासिल करेगी, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सीधे लिए चलते हैं, रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के उद्बोधन से आरंभ हुआ है। आज की अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग में मैं अमित शाह जी के भाषण के मुख्य बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। फ्रेंड्स, आई विल जस्ट बी प्रेजेंटिंग द मेन पॉइंट्स of the inaugural address of Shri Amit Shah while addressing the National Executive Meeting at Allahabad of the Bharatiya Janata Party. माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस साल 2 निर्णायक घटनाएं हुई हैं। पहला, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी की केंद्रीय सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, और दूसरा जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। आसाम में हमें पूर्ण बहुमत मिला और उत्तर पूर्व का मुख्य द्वार हमारे लिए खुला है। द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन ओपन्ड फॉर द बीजेपी। केरल में हमने एक सीट भी जीती और अपने सहयोगियों के साथ हमें 15% वोट मिला, और बंगाल में हमें अपने साथियों के साथ 10% वोट मिला है। ये अध्यक्ष जी ने एक बात कही, कोरोमंडल ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो हैं, आप जानते हैं उसमें उड़ीसा है, उसमें आंध्र प्रदेश है, उसमें केरल है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें आसाम है। दे आर नोन एज कोरोमंडल ग्रुप ऑफ स्टेट्स। वहां बीजेपी का विस्तार हो, उसमें इन प्रदेशों में हमारी एक जगह सरकार बनी है और बाकी अच्छी उपस्थिति दर्ज हुई है, एंड दे आर हैप्पी बिगिनिंग फॉर ए गुड फ्यूचर। अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि आज की स्थिति यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से गुवाहाटी हर जगह भाजपा है, बहुत प्रभावी तरीके से। अध्यक्ष जी ने 2 साल जो हमारी सरकार के परफॉर्मेंस हुए हैं, इसका थोड़ा विस्तार से जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जो विकास पर्व हम मना रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में एक नया हम स्तर निर्णित कर रहे हैं। The central government led by Shri Narendra Modi is laying down new standards of democratic accountability. जनादेश का हिसाब, जनता ने हमें जनादेश दिया और हम 2 साल में हिसाब दे रहे हैं। आपको मालूम है कि 250 स्थानों पर सारे केंद्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं और पूरे विकास के पर्व में विकास की बात जनता के बीच कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। ये लोक संपर्क का अद्भुत उदाहरण है। अध्यक्ष जी के शब्द को मैं कोट कर रहा हूं, लोक संपर्क का अद्भुत उदाहरण।
unique example of public contact. And as I said, new standards of democratic accountability. मित्रों, अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 साल की हमारी सरकार, हम गौरव के साथ कहेंगे भ्रष्टाचार विहीन की सरकार। 2 years of नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नो करप्शन गवर्नमेंट। 10 साल के यूपीए की सरकार में घोटालों की और भ्रष्टाचार की श्रृंखला थी। पूर्व की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था। उस सरकार में हर मंत्री अपने को प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं समझता था। तो निर्णय की पंगुता, प्रधानमंत्री के पद का अवमूल्यन, ये पूर्व की सरकार के लक्षण थे। हमारी सरकार नो पॉलिसी पैरालिसिस, डिसाइसिव लीडरशिप। नरेंद्र मोदी जी की सरकार निर्णायक नेतृत्व, निर्णय पंगुता का अभाव। अध्यक्ष जी ने 3-4 और महत्वपूर्ण बात कही हमारे सरकार के बारे में, जिसको हम मीडिया के सामने रखना चाहेंगे। पूर्व की सरकार में द्वंद्व होता था, डायलेमा, कि शहर का विकास हो या गांव का विकास हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांव और शहर के विकास के बीच संतुलन का सेतु स्थापित करने का प्रयास किया है। ए फाइन ब्रिज ऑफ कनेक्ट एंड बैलेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। दूसरा, रिफॉर्म हो या जन कल्याण का काम किया जाए, सुधार हो या जन कल्याण का काम किया जाए। मोदी जी की सरकार, सुधार भी जरूरी है और सुधार के साथ जन कल्याण भी हो सकता है। रिफॉर्म एंड पब्लिक वेलफेयर कैन गो टुगेदर, देयर इज नो डिस्कनेक्ट। तीसरा, सरकार चलाएगी पॉलिटिकल लीडरशिप या नौकरशाह, इसको लेकर बहस चलती थी। इस सरकार ने उस डायलेमा को भी समाप्त किया है, उस द्वंद्व को भी समाप्त किया है। पॉलिटिकल लीडर्स फैसले करेंगे, ब्यूरोक्रेसी उसे क्रियान्वित करेगी। द ब्यूरोक्रेसी विल डिलीवर एंड इंप्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। इस द्वंद्व को भी हमारी सरकार ने समाप्त किया है। और औद्योगिक विकास देश के लिए जरूरी है, यह फैसला भी किया है। एक चौथा जो डिस्कनेक्ट था, रक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में, उस द्वंद्व को भी समाप्त किया है। द सिमरिंग डिस्कनेक्ट बिटवीन डिफेंस पॉलिसीज एंड फॉरेन पॉलिसीज हैज ऑल्सो बीन कंप्लीटली रिजॉल्व। मित्रों, अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि कुछ काम सिर्फ समाज को ही करना चाहिए, लेकिन मोदी जी की सरकार ने अगर मुखिया कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जोड़े तो जनता का सहभाग कितना प्रबल होता है, इसका उदाहरण सामने में आया है। उसमें उन्होंने जन भागीदारी में जिन बातों को बात बताई है, उसमें स्वच्छ भारत मोदी जी ने खुद लीड किया, तो स्वच्छ भारत एक नेशनल मूवमेंट कैसे बना, इसको आपने देखा। वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी, बीजेपी की नेता शयाना अंसी, रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस की नेता और नवेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सभी से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बस होते हैं कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक बार सीधे इलाहाबाद आपको लिए चलते हैं। रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं। The 2 Islamic countries chose to confer their highest civilian award to the Indian Prime Minister in a space of 1 month. Saudi Arabia, Afghanistan. उन्होंने चाबार पोर्ट के विषय में भी चर्चा की कि जिस तरह से भारत के पश्चिमी समुद्र कोने से आज ईरान के साथ हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ेगा, वहां से अफगानिस्तान, वहां से ईरान, तुर्कमेनिस्तान और पूरे सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, जो CIS कंट्री हम कहते हैं, वहां हमारा व्यापार जाएगा।
शशि जी, निर्णायक नेतृत्व वाली सरकार, रविशंकर प्रसाद ने एक शब्द का यहाँ पर जिक्र किया है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कोई हिचकिचाहट है, कोई कुछ चीज़ ऐसी है जो रोक रही है? अगर है तो क्या? मुझे लगता है इसका जवाब शाइना एनसी को देना चाहिए, जो कि वो मीडिया पर डालकर निकल गई। लेकिन फैक्ट ये है कि कार्यकर्ताओं को थोड़ा हम लोग भी जानते हैं और समझते हैं, उनसे मुलाकात होती है, जल्दी है कि एक हमारे सामने चेहरा आ जाए, और जितना जल्दी ये फैसला करेंगे इनके हक में जाएगा। लेकिन जो रविशंकर प्रसाद कह रहे थे वो निर्णायक सरकार की बात कर रहे थे, पार्टी की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, वो निर्णयों की बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, और लेकिन अगर आप सरकार की बात करते हैं तो पार्टी में वो चीज़ लागू क्यों नहीं? पार्टी में अब उन्होंने किया है, लेकिन ये बात सच है कि जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी इनके फेवर में जाएगा, क्योंकि विपक्ष के नेता तय हैं। विपक्ष में ये तय है कि मायावती बनेगी, विपक्ष में तय है कि अखिलेश बनेंगे दोबारा होने पर। तो अब भारतीय जनता पार्टी में एक फेस होना चाहिए अगर 265 प्लस उनको अचीव करना है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती। शाइना जी, कैसे और कब तक वो फेस होगा? और एक बात ये भी आ रही है कि कुछ सांसद में ही होगा, में से ही होगा, ऐसा क्यों? अंसारी जी, मैं समझ सकती हूँ कि शेखर जी और आप क्यों इतने उत्सुक हैं कि आपको एक स्टोरी बने कि बीजेपी ने ऐलान किया इलाहाबाद में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, एक सर्वे होता है, एक डेमोक्रेटिक सर्वे, जहां 6 नाम जो पार्टी को लगे उचित है उसमें से जो शॉर्टलिस्ट करना है पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष जी खुद तय करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस 6 नाम कौन से हैं आप बता दें तो लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि चलिए अब इसी के बीच में से कोई होगा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चलिए ये स्पेकुलेशन मैं आपको ही छोड़ देती हूँ। नहीं, आपने 6 बोला तो मैंने कहा कि अगर 6 है वाकई। प्रवक्ता ने कहा कि 265 नहीं, जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 265 आप जीतेंगे, क्यों आप 403 जीत के आए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप में घी शक्कर हम जरूर 2/3 जीत करके दिखाएंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि देश की जनता बिल्कुल चाहती है स्थिरता के साथ नेतृत्व और नेतृत्व के साथ प्रगति, और ये फॉर्मूला है तो आज के दिन में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक तरफ कॉम्प्रोमाइज होती है जहां भ्रष्टाचार हो या फिर लॉलेसनेस हो या फिर दोनों हो, जिस ढंग से हमने यूपी सरकार को देखा है। नहीं, वो शाइना जी वो ठीक है, आप अगर 6 नामों का उल्लेख कर सके तो ज्यादा बेहतर हो। वो जो उन्होंने जो आपने अभी कहा, मैंने नहीं वो संख्या बोली है। तो मैं मानती हूँ कि आप कीजिए, हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता हमेशा स्वीकार करती है जो केंद्र नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के साथ तय करती है, और जो जल्दबाजी करने की का जो सवाल उठता है, मैं यही कहूंगी ये कोई परिवारवाद नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है और उसूल के साथ ये पार्टी में प्रजातंत्र लोकतंत्र है, तो हर एक की राय मत हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम सभी को एकजुट ये निर्णय लेना है, और वो निर्णय जनता के हित में, ताकि हमारी जीत इतनी ताकतवर हो कि देश भर में जो आज वातावरण बना है जहां 65% ऑफ द इलेक्ट्रेट हैज वोटेड फॉर बीजेपी, वैसे ही हम देखें कि उत्तर प्रदेश में भी हो। अच्छा, चलिए 6 नाम न बताइए शाइना जी, बस इतना बता दीजिए कि कोई फेस होगा कि नहीं होगा, बस बात यही खत्म करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे जो आज के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में प्रधानमंत्री जी और हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने ऐलान किया, वो उन्होंने कहा है कि ज़रूर हम बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक रणनीति टेलीविजन के सामने ही स्पष्ट करना है और जब आप चाहें हम बोले। एक वक्त भी आता है और वो वक्त हम सोच समझ के ऐलान करेंगे, घोषित करेंगे। ठीक है, नवेश सिद्दीकी जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन हमारा एक सवाल भी सुन लीजिए आप। अखिलेश यादव ने काम किया, अच्छा काम किया, ये लोग भी मानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी मानती है, प्रदेश के बाहर भी मानते हैं, और उसे प्रचारित भी आजकल वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सिद्दीकी साहब ये कह सकते हैं कि आपको इस बार चुनावों में डर लग रहा है, क्योंकि जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना है वो आपके खिलाफ जा सकता है?
देखिए, अभी आपने खुद कबूल किया ये अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे कि काम किया है, काम दिख रहा है। तो काम जब अखिलेश जी ने किया है तो जिसने भी काम किया होगा उसको डरने की जरूरत ही साथ नहीं एक है। माहौल ऐसा बन रहा है, डर का, खौफ का, भय का, कानून व्यवस्था। हमारे यहाँ कोई डर का माहौल नहीं, आप कोई डर का माहौल नहीं। नावेद साहब आपके कहने से नहीं होगा ना। दंगे होते हैं, फसाद नहीं, होते हैं, तो लिस्ट आप के पूरी सुनिए लंबी तो। चौड़ी सूची है। जी बताइए। आप देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि कोई डर की जरूरत नहीं है। कोई डर, कोई खौफ, कोई इस तरीके की चीज हम लोगों के जहन में आ भी नहीं सकती, क्योंकि हम लोग जमीनी नेता हैं और जमीन कार्यकर्ता हैं। जमीन पे हम लोग काम करते हैं। तो जो मैं एक मुजफ्फरनगर चीज से शाइना कुछ जी लोग की बात पलायन पे कर गए, शाइना जी उनके की बारे बात में पे क्या आप मैं बोलेंगे एक आप? चीज कहना चाहता हूं। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था शाइना जी की बात पे, जो आप उनसे फेस की बात कर रहे हैं कि फेस कौन होगा, फेस कौन होगा। लगातार जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है आप उनसे पूछ रहे हैं और वो आपकी बात को गोल गोल घुमा के जवाब नहीं दे रही है। तो देखिए, ऐसा है, जिसने झूठे वादे किए होते हैं, जिसने फरेब किया होता है, उस इंसान को, उस पार्टी को, उस दल को जरूरत होती है मुंह छुपाने की, ना कि मुंह दिखाने की। तो अब मुंह तो छुपाना है उनको जनता से, क्योंकि वादे पूरे किए। नहीं, आप अपनी बात नहीं कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चेहरा बीजेपी की बात कर रहे हैं। उनको तो चेहरा छुपाने की जरूरत है। तो आप वो तो चेहरा शाइना जी दिखाने की है बात ना, कर रहे हैं, तो नवेद चेहरा साहब। उनके पास है ही नहीं। नावेद साहब, वो तो शाइना जी है, जवाब दें ना दें उनका अधिकार है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप घोषित कीजिए ना। जो आप इतने नहीं, ताकतवर हैं और आपके पास इतनी सहानुभूति है जनता के तरफ से, तो आप पे बता दीजिए जो आपने कोई इतना अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश में। हमारे तो बहुत पार्टी में सारे तो गंभीर अखिलेश प्रश्न यादव लॉ जी एंड चेहरा ऑर्डर है। सिचुएशन को भी है। रीता जी, उठ के रीता जी कुछ कहना चाहती है, ये भी हमारे बताइए। यहाँ शशि जी ने जो पहले आपसे पूछा था, शाइना जी एक सेकंड, शाइना जी, नवेद जी, ठीक है। और रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही चुका है, तो अभी इनको पूछना बेमतलब है। इलाहाबाद में संगम में यही डिसाइड संगम में आप लोग करेंगे कि चेहरा किस तरह जनता से छुपाया जाए, किस तरह से नकाब जो है चेहरे पे डाला जाए। हाँ कहिए रीता जी, आप कहिए प्लीज। और जनता बहुत त्रस्त है आप लोगों से 2 साल में। आप रीता जी मानती हैं कांग्रेस शांति से सुना है सबको। मुझे एक मिनट जरूर दे वो दीजिए। जवाब आपको देगी 2017 में, देखिए, जहां आप गिनते जाएंगे जैसे कि आपको कितने दिया आपके बंगाल में, एमएलए आपको जीते दिया हैं। दिल्ली में, बिहार में। रीता जी, शशि जी ने पूछा आपसे कि क्या देखिए, आपको जो देखिए, अभी आपने हाईलाइट, आप जिन 2 दलों से बात कर रहे हैं, इन दोनों दलों का जो डिलीवरी रही है प्रोमिसेस पर, वो बहुत ही डिसमल रही है। अब चाहे केंद्र सरकार हो, अपनी बात पूरी कीजिए चाहे वो प्लीज। केंद्र सरकार हो मोदी जी की, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार हो समाजवादी पार्टी की। देखिए, आने दीजिए 2017 दोनों का मूल्यांकन होगा। आज जितनी इन्होंने उपलब्धियां अपनी गिनाई, मुझे खुशी है, वो सारी उपलब्धियां कांग्रेस के जमाने की एक्सटेंडेड उपलब्धियां हैं। 18 योजनाएं हमारी नाम बदल के इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, लागू कर दी, लेकिन काले धन पे, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पे, या भ्रष्टाचार की बात यूपी में कर रहे हैं, इनका मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, महाराष्ट्र देखिए, हर जगह पर क्या हाल है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है बीजेपी, हरियाणा देखिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आप पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? जनता का विश्वास इन पर से उठ रहा है। मुझे लगता है कि जनता ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया उससे आप खुश नहीं है। आप बहुत ज्यादा चाहते मुझे हैं ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा आप लगता है कि जो बोली हमारे ये जो तीनों शाइना मौजूद जी, मैं प्रवक्ता हैं वो बोली नहीं दूसरे थी। की बात करने में आप इंटरेस्टेड है, अपनी अपनी पार्टी के बारे में अपनी बताना नहीं बोलिए। चाहते। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इस समय बहुत बड़ा इशू है। चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे नोएडा हो, गौतम बुद्ध नगर हो, और चाहे अभी मथुरा हो। तो अगर ये आंख बंद करना चाहते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन डाल देना चाहते हैं बालू में, तो फिर कोई इनका इलाज नहीं। तो रीता जी, आपकी पार्टी क्या इनके साथ किसी तरह का कोई चुनावी पैक्ट करना चाहेगी इसके बावजूद? नहीं, मुझे ये विषय मेरा नहीं है। मेरा विषय इतना है कि उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती जी का कार्यकाल उठा लीजिए, चाहे मुलायम सिंह जी का, दोनों के समय का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप कानून व्यवस्था का देखें तो कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों कई वक्त में जमीनों पे कब्जा करना, खनन, ये सब का बहुत बड़ा एक, और थानों पे काबिज होकर राजनीति करना, ये बहुत पुरानी पद्धति है। और बीजेपी तो 3 बार मायावती जी के साथ सरकार बना चुकी। तो प्रश्न ये है कि वो अभी भी कह रही है, रीता जी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक रीति है, वो उस पर लड़ेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक नेतृत्व है, उनकी एक रीति है, वो उस पर लड़ेंगे। मायावती अपनी एक रीति पे लड़ेंगी। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है,
उसने इतने साल हुकूमत की है उत्तर प्रदेश पर और देश पर, तो क्या आप अगले चुनाव में इन दोनों के साथ जाना चाहेंगे? आपने सपा और बसपा दोनों को कटघरे में खड़ा किया अभी, तो अगर आज आप ये बोल रही हैं तो कैसे आप अपने वोटर को तो कन्विंस करेंगे कि हमने इनका साथ क्यों दिया? जो परिस्थितियां हैं वो तो सामने आनी चाहिए ना। कि जब सारी बुराई हम में है, सारी बुराई समाजवादी पार्टी ने गिना दी रीता जी ने, तो ये बताएं कि 25-30 साल हो गए, जनता ने इनको क्यों नहीं माफ किया? भाई हमने अगर इतनी बुराई की तो हमको हटा देती। जनता ने 30 साल हो गए इनको उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं दी। नहीं, वो सही है रीता जी, लेकिन कल तो आपने एक चुनाव जीता है इन्हीं के साथ मिलकर राज्यसभा का। यहाँ संवेदनशील विषयों पे चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ पर संवेदनशील मुद्दों पर, इमोटिव इश्यूज पे चुनाव करा दिए जाते हैं। कभी जात के नाम पे, कभी समुदाय के नाम पर समाज को बांटकर जो चुनाव की एक यहाँ पर नींव ढाल दी गई है, इसको टूटने की जरूरत है। और 2014 में ये कहीं तक टूटी थी क्योंकि मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे। चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे यूपी का डेवलपमेंट हो, कहीं कोई चीज नजर नहीं आई। तो जनता भी तो मूल्यांकन करेगी। देखिए अच्छा, ये गुलाम नबी आजाद के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। हालांकि शशि जी भी पूछ चुके हैं और कह भी चुके हैं कि पहले भी रह चुके हैं। रीता जी सोच रही थी, जो जवाब आपको मिला है केरल में हो, आसाम में हो, वेस्ट बंगाल में हो, उनके प्रति भी टिप्पणी कीजिए ना। आज देश में कांग्रेस रही है तो एक ही बड़े प्रदेश में वो है कर्नाटका, वहाँ से भी नष्ट खत्म होने वाली है। इतना आक्रोश है तो आप मुझे बताइए कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, आसाम में। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग क्या 3-3 पॉइंट बताएंगे कि आप लोग किस आधार पर चुनाव में लड़ने जा रहे हैं? सिर्फ 3-3 पाएंगे। हम 15 साल रहे असम में। बताइए आप, मेरा सिर्फ ये है कि क्या आप लोग 3-3 पॉइंट बताना चाहेंगे कि आप किसके आधार पे चुनाव में उतरने जा रहे हैं? शाइना जी शुरुआत कर रही हैं, बताइए सिर्फ एक लाइन में। जी, प्रगति प्रगति प्रगति, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और इसके साथ जो आपको अलग पॉइंट्स चाहिए तो स्थिरता, स्थिरता के साथ नेतृत्व, नेतृत्व के साथ प्रगतिशील सरकार। रीता जी आप भी बता दीजिए। ठीक है शाइना जी, बहुत अच्छे। नहीं, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह दी है, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। रीता जी क्या आप बता सकती हैं कि आपके मुद्दे क्या होंगे जो शशि जी ने पूछा? होता है, आप जनता को पूछ लीजिए। आज जो 350 रीता जी बताइए पिछले 27 सालों में उत्तर प्रदेश, शाइना जी प्लीज, पिछले 27 सालों में उत्तर प्रदेश में भारतीय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी बार बार शासन बना चुके हैं। नवेद जी क्या आप जल्दी से बता सकते हैं? बन चुके हैं और कोई भी क्या भरोसा आप इस बार उत्तर प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं? का 89 तक जो रिकॉर्ड था, बस हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, हम उसके आधार पर सईद अंसारी भाई जी, एक ही एजेंडा है हमारा, विकास और डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो है वो हर क्षेत्र में हो सकता है, हर क्षेत्र में, यानी एजुकेशन में भी, स्वास्थ्य में भी, गांव में भी, किसानों के साथ बिजली में भी, सारी चीज में हो रहा है। अरे आप पहले काला धन तो लाइए, 15 लाख रुपए सईद अंसारी साहब के अकाउंट में जमा करवाइए। और अभी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, अकाउंट में 15 लाख लाइए। मत लड़िए आप दोनों, क्या किया है पहले आप बताएं। शाइना जी डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें अच्छी सुनने के लिए, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं। शाइना जी बहुत धन्यवाद। रीता जी, नवेद जी और शशि जी, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। हमने सवाल आपसे पूछा था कि इस वक्त इलाहाबाद में जो बैठक चल रही है, बैठक से निकलेगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 265 प्लस का टारगेट, और 92% लोग कहते हैं हाँ इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकलेगा। सिर्फ 8% ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया 360 लेकर हम कुछ ही पलों में होते हैं दोबारा हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।